कर्मचारी विभाग में फिलहाल संविदा कर्मी कर रहे हैं काम। राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल है। खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं। निजी फिलहाल विभाग में फिलहाल संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। कल से प्रभावित प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था। सीएम आवास पर चल रही निजीकरण को लेकर बैठक। कर्मचारी लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदेश भर में बिजली कर्मियों की हड़ताल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में सूबे के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। निजीकरण को लेकर लगातार आप देख सकते हैं जो बिजली कर्मचारी हैं वो उतर चुके हैं रास्ते पर, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए हम जो यहाँ के जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो कर्मचारी हैं, क्या मांग है? हम लोग की कोई संवर्ग विशेष मांगे नहीं है, न वेतन संबंधी मांगे हैं, न भत्ता संबंधी मांगे हैं। हमारे जो मांगे हैं आम जनता के लिए, किसान के लिए, जो ये बिजली उद्योग जो है, जो बिजली एक निजी जीवन के लिए आवश्यक एक अंग बन गया है, इसका निजीकरण किया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण व्यवस्था न लाई जाए, इसमें सुधार की व्यवस्था अपनाई जाए। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? किस तरह की बात हो पाई है? देखिए, हमारा जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, अभी पिछले विगत कुछ दिनों से वार्ता चल रही है, लेकिन वार्ता विफल हो रही है और कहीं न कहीं ये टकराव की स्थिति में। अभी हम लोग कार्य बहिष्कार पे सिर्फ हैं, हड़ताल पे नहीं है। ये गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट के लोग या प्रबंधन लोग झूठ में प्रचार कर रहे हैं। हम लोग हड़ताल पे नहीं है, कार्य बहिष्कार पे हैं। और अगर इस दौरान हमारे जो किसी भी कर्मचारी पे किसी का उत्पीड़न का कार्रवाई की जाएगी तो हम लोग जेल भरण आंदोलन पे भी आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जितने भी कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार पर हैं, हड़ताल पर नहीं है। लेकिन अगर बात करें जाए जिस तरीके से ये लगातार कई दिनों से चेतावनी दे रहे थे कि अगर हमारे नहीं मानी गई जो निजीकरण को लेकर है तो कहीं ना कहीं हड़ताल पर उतर आएंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे। तो देर रात यही देखने को मिला। लगातार जितने भी बिजली कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए बुला रखा है। अब देखते हैं कि क्या बात सामने आती है, किस तरीके के फैसले सूबे के मुख्यमंत्री लेते हैं। राजधानी लखनऊ से सफी अहमद के न्यूज़ इंडिया। और लखनऊ के बाद अंबेडकर नगर से खबर है। दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी। विभाग को निजीकरण को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल है। खबर अंबेडकर नगर से आपको बता रहे हैं। उपकेंद्रों पर हड़ताल के चलते दूसरे दिन भी ताला लगा रहा। अकबरपुर उपकेंद्र पर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी। अंबेडकर नगर से खबर, दूसरे दिन भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। लखनऊ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब अंबेडकर नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उपकेंद्रों पर हड़ताल के चलते दूसरे दिन भी ताला लगा रहा। बड़ी तादाद में बिजली ना आने की वजह से लोग भी परेशान नजर आए। और सोमवार शाम ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक भी हुई। ये भी आपको बता दें। और इस बीच सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार सीतापुर में भी जारी है। निजीकरण को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया। लेकिन उससे पहले आपको अंबेडकर नगर से खबर आपको बता रहे हैं। तो सीतापुर से खबर, बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। निजीकरण को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार
विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। कार्य बहिष्कार में दिक्कतें बढ़ रही हैं। अंधेरे में ग्रामीण इलाका डूब गया। तो अंबेडकर नगर हो, सीतापुर हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, हर जगह पर एक ही जैसी स्थिति साफ तौर पे नजर आ रही है। बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं और फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े। कार्य बहिष्कार में से जो दिक्कतें हैं बढ़ रही हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर शहरी इलाके हैं, वहां पर बिजली ना आने की वजह से बड़ी तादाद में लोग परेशान भी। और फिरोजाबाद से भी खबर, बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। लेबर कॉलोनी स्थित विद्युत विभाग कार्यालय में प्रदर्शन किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार कर धरना दिया गया। तमाम जगहों की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर हो, सीतापुर हो, राजधानी लखनऊ हो या फिर फिरोजाबाद, हर जगह पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सूबा बोलेगा में आप कॉल भी कर सकते हैं, अपनी राय, अपनी बात भी इस प्रोग्राम पे रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले सूबे की एक तस्वीर जहां पर बिजली कर्मचारी सड़कों पर हैं। और बलिया से खबर, विद्युत कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार अभी भी बलिया में जारी। विद्युत कर्मियों ने प्रमुख सचिव ऊर्जा पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऊर्जा मंत्री से सफल वार्ता, लेकिन प्रमुख खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कार्य बहिष्कार के बाद बलिया जिला प्रशासन द्वारा उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। विद्युत कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार बलिया में भी जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। समझौता नहीं हो पाया। मंत्री जी भाग गए, 2 बार गए, जोगी जी के भेजने के बाद दूसरे बार आए, लेकिन वार्ता सफल रात को नहीं हो पाया। निजीकरण के विरोध में, निजीकरण पर जब समझौता नहीं होता है, अनुबंध नहीं होता है, ये हड़ताल पूरे उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा। और सरकार बहुत निकम्मी है और निजीकरण करने के लिए प्रयासरत है और सरकार को पैसा चाहिए। और हम लोगों को रोजी रोटी के लिए, किसानों की मजबूरी के लिए हम लड़ रहे हैं कि निजीकरण इसका न हो। और सीधे इस वक्त आपको बिहार लेके चलते हैं, जहां पर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री आरसीपी सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री श्री विजेंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री ललन सिंह जी, साथ ही हम सब के बीच उपस्थित बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार प्रदेश प्रभारी सह राज्यसभा सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी एवं इस चुनाव के दृष्टिकोण से हमारे चुनाव के प्रभारी सह पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्री प्रेम कुमार जी तथा यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में गरीब कल्याण को समर्पित मजबूत इरादों वाली एनडीए सरकार है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तत्परता से और सजगता से लड़ाई लड़ी है, वो आज पूरे विश्व में एक उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कोरोना के खिलाफ जो कदम उठाए हैं और उसमें हमें जो सफलताएं मिली हैं, वह भी अत्यंत सराहनीय है। बिहार में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के साथ श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
समाज के हर वर्ग का विकास हुआ है। गांव, गरीब और किसान के लिए बनाई गई योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंची हैं। सड़क सुरक्षा एवं शिक्षा बिहार के विकास का सबसे मूल आधार है और विगत 15 वर्षों में बिहार की एनडीए सरकार ने अपने अथक प्रयासों से बदहाल बिहार को खुशहाल बिहार में तब्दील किया है। इस कोरोना काल में भी केंद्र सरकार द्वारा छठ तक के लिए जो मुफ्त राशन गरीबों को दिया गया है, वह आज तक विश्व के किसी देश के इतिहास में यह काम नहीं हुआ था। उसी प्रकार पीएम केयर्स फंड से 500 बेड के अस्पताल 3 महीनों में बिहार में बना लिए गए और यह सब तभी संभव हो सका जब केंद्र और बिहार दोनों जगहों पर एनडीए की सरकार है। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जदयू के साथ अटूट गठबंधन है। साथ ही हमारी विकासशील इंसान पार्टी से सकारात्मक बातचीत भी चल रही है। आप सब जानते हैं कि जेडीयू के साथ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी एनडीए गठबंधन का एक अहम साझेदार है। लोजपा हमारे सहयोगी थे, किंतु बिहार में भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है, उसमें श्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के चेहरे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है। लोजपा नेता श्री रामविलास पासवान जी का हम सम्मान करते हैं और वह जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसकी भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब मैं श्री नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करने से पहले मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी ही हैं। श्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 3/4 बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। बिहार में एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से 2010 का इतिहास बनाएगी और 3/4 के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वह इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के संगठन प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी और यहाँ पर उपस्थित जनता दल यू के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, विजेंद्र यादव जी, आरसीपी सिंह जी, ललन जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बुनियादी बातें हैं उसकी जानकारी संजय जायसवाल जी ने दे दी है। जो हम लोगों का गठबंधन है एनडीए, इसमें बातचीत हो चुकी है और हम लोगों की बातचीत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं किया गया था और अब उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी। आज इन्होंने बता दिया है, जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में
कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है, और इसके बाद भी आगे मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। एक साथ काम करते हुए हम लोगों का एक लंबा अवसर है, और जो कुछ भी बिहार में हुआ है इसके बारे में सब लोगों को जानकारी। कुछ लोगों के द्वारा बिला वजह बहुत सारी बातें की जाती है, मैं उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं देता हूं। सबको मालूम है कि हम लोगों का अगर पिछले 15 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, 15वां साल है, और उसके पहले 15 साल तक लोगों को काम करने का मौका मिला था, उनके द्वारा क्या किया गया, क्या आर्थिक स्थिति थी, क्या रोजगार था, क्या कानून व्यवस्था की स्थिति थी, कितने बड़े पैमाने पर जो हत्याएं होती थी, सामूहिक नरसंहार की घटनाएं घटती थी, क्या नहीं होता था उस समय, कितने दंगे होते थे, सारी बातों से लोगों को मालूम है। और कहां कौन सा विकास का काम था, कहीं कोई सड़क था, कोई सड़क भी ठीक से था, एक भी काम नहीं था। कहां किस तरह से स्कूल चल रहा था, क्या हालत थी कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी तक में जो शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, उनको कब तनख्वाह मिलता था, कितने दिनों पर तनख्वाह मिलता था। हम लोग जब आए 2005 में और 2006 से जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सब चीज समय पर करना शुरू किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो। और हम लोग प्रारंभ से कहते रहे न्याय के साथ विकास, यानी समाज के हर तबके का उत्थान और हर इलाके का विकास, वही काम हम लोग करते चले आ रहे हैं किसी भी क्षेत्र में। और इसके बारे में तो सबको पता है, और किस तरह से हम लोगों ने काम किया। ये बता रहे थे अभी संजय जायसवाल जी, इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी, और कितना ज्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित हैं, और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है। ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया। और आज आप देख लीजिए, जांच का भी सवाल है, तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, देश का जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा। हमारा देश के एवरेज से भी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई या हो रही है, उसमें भी हम लोग आगे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्यु होती है उसकी भी कमी है हम लोगों के यहाँ, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात लोग जब ये हुआ, और बाहर में जो लोग थे हम लोगों के, जिसको प्रवासी कहा जाता, मैं तो प्रवासी शब्द का पक्षधर नहीं, मैं शुरू से बोलता हूं। देश तो एक है, देश के अंदर कोई एक प्रांत का दूसरे प्रांत में जाता है, उसको प्रवासी कहना उचित नहीं। हर किसी को देश के अंदर जाने का अधिकार है, सारे लोग जाते हैं। बिहार में क्या दूसरे राज्य के लोग नहीं है? लोगों को ठीक से मालूम नहीं है, यहां पता नहीं है कि केरला के लोग या महाराष्ट्र के लोग बिहार में हैं कि नहीं है, तो ठीक से तो मालूम नहीं है। तो बिहार के लोग भी सब जगह जाते हैं, या जहां कहीं भी इच्छा होती है जाते हैं। अब वहां थे, परेशानी में थे, तो हम लोगों ने तो एक एक लोगों से संपर्क किया, और सब लोगों को जो भी है, मतलब 21 लाख लोगों को 1,000 रुपया की सहायता राज्य सरकार की तरफ से किया गया। और जो गाइडलाइन था जारी, उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था। फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया अप्रैल महीने में, और जो रेलगाड़ी से आने की सुविधा की गई, कितनी बड़ी संख्या में हमारे लोग आए, और लोगों के साथ कितना यहां किया गया। अलग अलग लोगों को, जिसमें था कोई 8 जगह से आए जिनकी स्थिति वहां ज्यादा ठीक नहीं थी, उनको अलग हम लोग 14 दिन तक रखे क्वारंटाइन सेंटर, और उसमें एक एक लोगों पर 5300 रुपया 14 दिन के अंदर हम लोगों ने खर्च किया।
लोगों को तो मालूम कुछ रहता नहीं है केंद्र ने मदद किया कितना। तो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए के इस वक्त चल रही थी। नीतीश कुमार को साफ तौर पे आप सुन रहे थे और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि बिहार में एनडीए का चेहरा वो नीतीश कुमार ही होंगे। फिलहाल सुबह बोलेगा में अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जी हां कई शहरों में बीते दिन बिजली ना होने के कारण काफी विवाद रहा। पूर्वांचल के कई शहरों में बत्ती दिन से लेकर रात तक गुल रही, जिसका कारण 15 लाख से अधिक बिजली कर्मचारियों का हड़ताल पर चले जाना रहा। यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, जिसके बाद कई शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। तो साफ तौर पर हमने आपको दिखाया, लखनऊ हो, सीतापुर हो, अंबेडकर नगर, तमाम जगहों पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। दिनेश सिंह भोले, प्रदेश प्रवक्ता विद्युत संविदा संघर्ष समिति से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनीत शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। दुर्गेश सिंह चौहान हमारे प्रधान संपादक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ में इस वक्त हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, लखनऊ में है, विद्युत विभाग के कर्मचारी निजीकरण को लेकर सड़कों पर हैं, हर जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ में ही प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? क्या बिल्कुल, हम इस वक्त शक्ति भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ठीक पीछे की तस्वीरें आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा था अभी कुछ समय तक। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी कर्मचारी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी चल रही थी और निश्चित तौर पर निजीकरण को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हुए और ये पहली बार नहीं है और विभाग को लेकर, बिजली विभाग को लेकर ये बातें पहले भी कही गई, सरकार से राब्ता नहीं बैठ पाया था। अभी भी जो कर्मचारी संघ के आला नेता है वो लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत कहां तक संभव हो पाई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन को लेकर खासे मानते हुए नजर नहीं आ रहा। क्या अभिषेक आश्वासन क्या दिया गया है? बिल्कुल कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि जिस तरह की पिक्चर बिजली कर्मचारियों के दिमाग में चल रही है, जो वो सोच पा रहे हैं कि पूरी तरह से निजीकरण होगा, उनके हक, उनके हुकूक की बात नहीं सुनी जाएगी, जो सुविधाएं उनको मिलती वो नहीं दी जाएगी। ये सारी बातें सरकार पूरी तरह से संज्ञान में ले रही है और कुछ वक्त मांगा गया है। जो नीति है उसको बदलने को लेकर उसमें कुछ तब्दीलियां की जाएंगी, लेकिन इस बात पर भी निश्चित तौर पर सहमति नहीं बन पाई है और इसी वजह से हड़ताल जो है वो फिलहाल जारी है। शक्ति भवन की बात की जाए तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही साथ जो एक नया अपडेट ये है कि जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है वो भी पूरी तरह समर्थन देते हुए नजर आया है और शायद यही वजह है कि सरकार खुद भी प्रयास कर रही है। और ये बात भी खुलकर सामने आई है कि जो भी कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सीधे असर आएगा इस निजीकरण का, वो इसका विरोध करते रहेंगे और इसके विरोध स्वरूप कई जगह पर बिजली की कटौतियां भी की गई हैं, जिससे उप मुख्यमंत्री के घर भी अछूते नहीं रहे और यही सबसे बड़ा मैसेज है जो देने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, जैसा कि आपने आश्वासन की बात की, अब जब आश्वासन दिया जा रहा है तो बिजली कर्मचारियों का रुख इस पर क्या है, वो क्या कह रहे हैं? अब हड़ताल उनकी किस तरह से आगे बढ़ेगी या आश्वासन को लेकर क्या कुछ कहीं पे सहमति बनती नजर आ रही है? बिल्कुल, जो हमारी अभी कुछ देर पहले बात हुई, ये बात हमें जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से कि जो लिखित आश्वासन के रूप में वो सरकार से मांग रहे हैं, वो लिखित आश्वासन अभी फिलहाल उन्हें नहीं मिल पाया है और शायद यही वजह है यहाँ पर हड़ताल की जारी थी, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। फिलहाल जो बातचीत है वो भी अभी चल रही है और ये देखना होगा कि इन सारी बातचीत का लबोलुआब क्या निकल कर आता है, जो कि थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। ठीक है, जो थोड़ी देर में साफ हो पाएगा। अवनीश, इस बीच एक दर्शक अंबेडकर नगर से हमारे साथ है। अवनीश, अपनी बात को रखें जल्दी से। अवनीश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं दिजीकरण को लेकर बिजली विभाग के, खासकर आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात हमें रख सकते हैं। फिलहाल इस वक्त दिनेश सिंह भोले भी हमारे साथ हैं। दिनेश सिंह भोले जी, लगातार हम देख रहे हैं तकरीबन 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी जो हैं हड़ताल पर हैं,
सड़कों पर हैं, राजधानी लखनऊ हो या फिर सीतापुर हो, तमाम जगहों की हम बात कर लें अपनी मांगों को लेकर, फिलहाल क्या कहेंगे आप? ये स्थिति जो पावर कारपोरेशन प्रबंधन की तरफ से बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया, क्योंकि कल संयुक्त संघर्ष समिति की जो समझौता वार्ता लखनऊ में हो रही थी उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे हर बिंदुओं पर सहमत थे, मगर जो ऊर्जा सचिव हमारे थे उन्होंने उस समझौता पत्र पे हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जो सब सारी बातें होने के बावजूद और उनकी उपस्थिति में होने के बावजूद उन्होंने जो है हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके उपभोक्ताओं को या आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, बिजली उपभोक्ताओं को बताना चाहता हूँ कि आज शाम 4 बजे से स्थिति और उत्तर प्रदेश में भयानक होने जा रही है, क्योंकि बिजली के संविदा कर्मचारी जो पूरे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में है वो भी आज से कार बहिष्कार में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी बात दिनेश सिंह कह रहे हैं कि आज शाम से स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह हो जाएगी। दुर्गेन जी हमारे प्रधान संपादक भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेन जी, अभिषेक लखनऊ में है जहां पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, जैसा कि उन्होंने हमें जानकारी दी, और बिजली विभाग जो है वो अपनी हड़ताल जारी रखने की तरफ है कई जगहों पर, जिससे लोगों को दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। इस बीच क्या कहेंगे आप सर? देखिए आरिस, जो कल इधर ये कई दिनों से ये मसला चल रहा था, हड़ताल को लेकर या निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारी आंदोलित थे और कई दिनों से ये मसला चल रहा है। लेकिन जो कल का दिन था वो बड़ा निर्णायक दिन था, जैसा दिनेश भोले बता रहे हैं, और वहाँ लखनऊ के शैलेंद्र दुबे और जो अन्य नेता हैं उनसे जो बातचीत हुई हमारे सहयोगियों की, कल रात तक ये बैठक चली। लेकिन इससे पहले शाम को 7 और 8 के बीच में प्रतापगढ़ में बिजली काट दी कर्मचारियों ने। उधर वार्ता चल रही थी, इधर प्रतापगढ़ में बिजली काट दी। 8-9 बजे के बीच में जौनपुर में बिजली काट दी, भदोही में बिजली काट दी, रायबरेली की बिजली कटी, उन्नाव की बिजली कटी। और ये वार्ता जो समझौता वार्ता है, जो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि 9 और 10 के बीच में समझौता वार्ता टूटी। उसके बाद फिर लखनऊ के सारे सब स्टेशन छोड़कर कर्मचारी चले गए और देर रात और सुबह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत दर्जनों मंत्रियों की बिजली काट दी कर्मचारियों ने। ये इस तरीके का आंदोलन ये हुआ। जैसा कि अभी दिनेश भोले बता रहे हैं, कर्मचारी नेता हैं कि 4 बजे के बाद, 4 बज गया, 5:30 होने वाला है। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें अब रिपरकेट करेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि ये स्थितियां आई क्यों, इस पर बात करने की जरूरत है। ये स्थितियां क्यों आई? मेरा पहला सवाल है दिनेश भोले से कि क्या बिजली विभाग घाटे में चल रहा है? क्या बिजली विभाग के कर्मचारी नाकारा हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कामचोर हैं? क्या बिजली विभाग जो अपेक्षित रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा है? क्या कारण है? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई निजीकरण की? मेरा बड़ा सवाल ये है। और निजीकरण से केवल कर्मचारी प्रताड़ित नहीं होंगे, उपभोक्ता भी प्रताड़ित होंगे। आगे अभी आगरा में टोरेंट कंपनी वहां चलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन वहां का करती है वो। भाई ये कहाँ की बात है कि बिजली हमारी, बिजली सरकार की, व्यवस्था सरकार की, इंजीनियर सरकार का, कर्मचारी सरकार के, और माल मारेगा आके निजी कंपनी। यानी कि जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो निजी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वसूली करेगा और वो कंपनी पैसा कमाएगी। ये कौन सी व्यवस्था है? इन सारे सवालों का जवाब कर्मचारी नेता को देना होगा कि क्यों ये नौबत क्यों आ गई। और मैं कहूंगा आरिस, मैंने बार इस बात को कहा, कल भी कहा कि यही भारतीय जनता पार्टी है। जब मायावती की सरकार में निजीकरण की बात हुई थी, टोरेंट कंपनी को लाया जा रहा था और एक बड़ी डील हुई थी टोरेंट कंपनी के साथ मायावती की, और उस डील को लेकर तमाम आरोप लगे थे। तो वो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती थी, निजीकरण का, कि भाई बेचे जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था को बेचा जा रहा है। यादव ने इस तरह के काम किया, वहां भी इस तरह की चीजें। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो 4 कदम आगे बढ़कर इस तरह का काम कर रहे हैं। और अभिषेक ने अभी एक खबर लखनऊ में ब्रेक की थी कि जो मीटर लग रहे हैं, जो नई व्यवस्था के तहत, निजीकरण के तहत, जो निजीकरण का पहला कदम है, जो प्रीपेड मीटर या जो अत्याधुनिक मीटर लग रहे हैं, उनमें कितना बड़ा घपला घोटाला पकड़ में आया था। अभिषेक ने स्टोरी ब्रेक की थी, स्टेट लेवल की स्टोरी। कई जिलों में इस तरह की चीजें आई। तो अब देखने को यह है
कि ये निजीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। जो ये इसका जवाब भोले को देना होगा और फिर अभिषेक के पास जाएंगे जो शक्ति भवन में अभिषेक खड़े हैं कि भाई ये हालात क्यों बने, निजीकरण की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है मैं आऊंगा दिनेश, आपके पास भी एक दर्शक इस बीच रोहित हमारे साथ हैं। रोहित अपनी बात को रखें। रोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक, रोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चला है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में निजीकरण का करंट साफ तौर पे कह सकते हैं बिजली विभाग में इस वक्त दौड़ रहा है, जिसको लेकर बड़ी तादाद में, आप यूं कहें 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अलग अलग जिलों में 25,000 कर्मचारी आपको बता दें हड़ताल पर चले गए हैं। मंत्रियों के घरों में जो है लाइट नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है। 60 से ज़्यादा विधायकों के घर में बिजली नहीं पहुंच पा रही। तो स्थिति बहुत गंभीर है। और थोड़ी देर पहले जैसा कि दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए वो भी कह रहे थे कि अब जो संविदा कर्मी हैं वो भी 6 बजे के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, क्योंकि एक तरफ बड़ी तादाद में जो विद्युत कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं,
जैसा कि तस्वीर आपके सामने है। दिनेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, दुर्गेन जी ने सवाल किया कि आखिर निजीकरण की जरूरत क्यों महसूस हो गई? क्या सरकारी रह के चीज़ों को बेहतर नहीं किया जा सकता था, या जैसा कि उन्होंने बात कही कि कामचोर हो गए जिसकी वजह से निजीकरण की ज़रूरत जो है महसूस वो की जा रही है? क्या लगता है इसमें? मैं दुर्गेश जी को बताना चाहूँगा कि दुर्गेंद्र जी को बताना चाहूँगा कि आप आगरा से निजीकरण, आगरा का निजीकरण होने से पहले ये कैस्को का निजीकरण कर रहे थे, या कैस्को की बात आई थी कि कैस्को को निजीकरण किया जाएगा। कैस्को को ये बता रहे थे कि कैस्को घाटे में जा रहा है। मैं दुर्गेंद्र जी की बात ये मानता हूं कि पूर्वांचल में लाइन लॉस है, 37% लाइन लॉस है, लेकिन जो सरकार कह रही है कि 37% है। सरकार जो भी योजनाएं चलाती है, ओटीएस, एक मुफ्त समाधान योजना, किसानों को रिबेट देना, और जो भी बिल माफी का ये करती है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पावर कारपोरेशन को कोई अतिरिक्त बजट नहीं देती है। यही जो बिजली खरीद का दाम बताते हैं और उसी में ही उसको जोड़ते हैं, इसलिए ये डिस्कॉम को घाटे में दिखाते हैं कि भाई हमने आपको इतने लाख करोड़ की बिजली दी और आपने इतना वसूल के हमको दिया। लेकिन जो सरकार अपनी जनता को रिबेट दे रही है, किसानों को रिबेट दे रही है, ओटीएस में रिबेट दे रही है, और चुनाव के पहले जो सुविधाओं के नाम पर रिबेट दे रही है, उसका कोई अतिरिक्त बजट पावर कारपोरेशन को नहीं देती है, और यह भी उसी लाइन लॉस में जुड़ता है। ठीक। दूसरी बात मैं आप ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारी महकमे हैं, चाहे वो किसी भी डिस्कॉम के अंदर हो, कैस्को कानपुर के अंदर हो या पूर्वांचल के अंदर हो, सरकारी विभागों पर भी बिजली विभाग का इतना रुपया बकाया है, वो भी लाइन लॉस में ही जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार चौहान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन लॉस जो सरकार 37% बता रही है, अगर वो रिबेट का पैसा पावर कारपोरेशन को अतिरिक्त फंड के रूप में दे, तो वो लाइन लॉस का जो लाइन लॉस कह रही है, वो लाइन लॉस नहीं है। मैं मानता हूं लाइन लॉस है, लेकिन इतना लाइन लॉस जितना सरकार 37% दिखा रही है, वो उतना नहीं होगा। तो साफ तौर पे, लेकिन दिनेश, इस बीच ये भी सलाह, अगर निजीकरण होता है तो किस तरह की दिक्कत पेश आ जाएगी? निजीकरण में जैसा कि आप आगरा में देख रहे हैं टोरेंट को, कि उसने जो 10 रुपया यूनिट ले रही है, वो आगरा में टोरेंट का जो 10 रुपया यूनिट चार्ज है, और उनके जो कर्मचारी, जैसे किसानों को रिबेट मिलती है, वो रिबेट मिलना बंद हो जाएगी। आपके जो ओटीएस योजना वगैरह, ये सब इस तरीके की योजनाएं हैं, इसमें जो सरकार की तरफ से रिबेट मिलती है, ये टोरेंट में इस प्रकार प्राइवेट एजेंसियां रिबेट आपको या जनता को नहीं देंगी। और इसी प्रकार किसानों का, गरीब लोगों का इसी प्रकार वो शोषण करेंगे कि अगर आपको कोई जो सुविधा इस समय सरकारी संस्थान में आपको रिबेट के रूप में मिलती है, वो प्राइवेट संस्थान आपको रिबेट के रूप में नहीं देगा। ठीक। उमेश जैन इस बीच एक दर्शक मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार साहब जी, बोलिए उमेश जैन जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, इस समय गवर्नमेंट को बिजली का निजीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना की महामारी। हाँ, मैं ये कहना चाहता, इस समय गवर्नमेंट को बिजली का निजीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई की बहुत समस्या है, और इस वजह से गवर्नमेंट को इसे पोस्टपोन कर देना चाहिए। इससे बिजली कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा और कार्य सुचारू रूप से चलेगा। ठीक है उमेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अभिषेक सिंह हमारे प्रमुख संवाददाता भी लखनऊ से हमारे साथ है। अभिषेक, मैं आपसे भी यही सवाल लेता हूँ कि आखिर निजीकरण की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्यों इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? क्या बिल्कुल, ये कहानी अगर निजीकरण की बात की जाए तो ये कहानी सिर्फ आज की नहीं है, सरकार की नहीं है। पिछली सरकारों में कुछ विभागों को इसी तरह टारगेट करके या उन्हें स्लो डिपार्टमेंट बताकर या करप्शन का बात कहकर उनको निजीकरण उनका किया गया। परिवहन विभाग उनमें से एक था जिसके निजीकरण की बातें बाहर निकली, बड़ा प्रदर्शन हुआ, देशव्यापी होने लगा प्रदर्शन, प्रदेश में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ। तब बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी और वो प्रदर्शन हमने देखा। उसके बाद बारी आती है बिजली विभाग की, और बिजली विभाग वो विभाग है जो सीधे सीधे राजनीति से भी हर रूप से जुड़ा है। आज भी जब से देश आजाद हुआ, सबसे पहले जो नारे लगे
वो ये लगे नेताओं की तरफ से कि बिजली पानी सड़क देंगे, उसमें भी बिजली एक नंबर पर है। तो बिजली लोगों से सीधे जुड़ने वाला विभाग है, और यहाँ पर जब निजीकरण की बात आती है सामने, और निजीकरण भी वो इसलिए कि गुणवत्ता और बेहतर की जाए, लेकिन टेक्निकल गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी टेक्निकल कंपनी को मैन पावर की जगह उस कंपनी को बीच में से इस्तेमाल करना, ये भी अपने आप में अन्याय जैसा लगता है। शायद यही वजह है कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं कैसे किया जाए। एक घटनाक्रम चाहता हूँ, कंपनी को प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का टेक्निकल है, वो एक जेनेसिस नाम की कंपनी उसका स्मार्ट मीटर लगाती है, और फिर वो ऐसी दिक्कतें आती हैं अचानक से प्रदेश में बत्ती गुल हो जाती है। 10,000 से ज्यादा अपनी बात अगर पहुंचाई जाए तो प्रदेश की राजधानी पूरे प्रदेश में बात की जाए लाखों की तादाद में बिजली गुल होती है। अभिषेक में आऊंगा, दुर्गेन सर कुछ कह रहे हैं। दुर्गेन जी अपनी बात को पूरा करें। अब मेरा कहना है कि अभिषेक जो बातें हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं आसपास का जो शोर है उसकी वजह से वो बातें दर्शकों तक जा नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि अभिषेक या तो थोड़ा शिफ्ट हो जाए और हम लोग तब इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीति से बिजली जुड़ी है। पानी की बात आती है कि हम बिजली देंगे, पानी भी आगे लगते हैं, पानी दे न सकी वो सरकार में कमी है, वो सरकार में कमी है, वो सरकार बदल इसके नारे भी लगाता रहा है। तो बिजली एक बड़ा मुद्दा है, पॉलिटिकल बनता है। जो अभी आप बता रहे थे L&T और जो तमाम जो कंपनियों का ये खेल है, और बिजली को एक तरीके से, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिजली एक ऐसा विभाग है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाता है, और सरकार उसमें कुछ इमदाद देती है, मदद देती है, क्योंकि ये सीधे ग्रामीण इकोनॉमी से जुड़ा है, जनता से जुड़ा है और राजनीति से भी जुड़ा है। लेकिन जैसा कि सहयोगी हमारे कह रहे हैं, जो संविदा कर्मचारियों के नेता हैं भोले जी, वो कह रहे हैं कि अगर निजी कंपनी आ जाएगी तो ये सारी जो सहूलियतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। केवल बिजली कर्मचारी की सहूलियत नहीं खत्म होंगी, उपभोक्ता भी इसमें परेशान होगा। अभिषेक, अभिषेक क्या सुन पा रहे हैं आप? अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अभिषेक बोले। देश में निजीकरण की शुरुआत होने का पहला कदम जैसा कि सामने आया, L&T को दोबारा उन मीटर्स को ठीक करने का काम किया गया, और फिर गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे कि क्या वजह थी कि उन मीटर्स में दिक्कतें आई। उनके इंस्टॉलेशन में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को इस्तेमाल किया गया, बिजली विभाग की मैन पावर को इस्तेमाल किया गया, क्या इंस्टॉलेशन की दिक्कतें थी, और भी कई ऐसे सवाल थे। और उसके बाद ये मसौदा तैयार होता है कि बिजली विभाग जो सीधे जनता से जुड़ता है उसमें गुणवत्ता और बढ़ाई जाए, लिहाजा प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण किया जाए। और फिर यहीं से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है। और सबसे अहम बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन अगर गुणवत्ता के हक में रहकर किया जाता है और उससे वाकई, लेकिन विभाग भी अलग है, विभाग की कार्य प्रणाली अलग है। बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विभाग है, और साथ साथ राजस्व की बात की जाए तो राजस्व में भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि ये बात अलग है कि हर बार कुछ न कुछ परेशानियों के चलते बिजली की समस्या से आज तक प्रदेश उबर नहीं पाया है। लेकिन उन सारी चीजों के बनिस्बत बिजली कर्मचारियों को साइडलाइन करके किसी मल्टीनेशनल कंपनी को सामने रख देना, ये कहते हुए कि वो एक चमत्कारिक तरीके से ऊर्जा पैदा कर देगी, तो ये भी संभव नहीं हो सकता है। वो कंपनी काम करती, NTPC जैसी एजेंसीज को भी परेशानियां आई हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बिजली बनाने में भी परेशानियां आई, कोयले की सप्लाई कभी नहीं हो पाई, वहां भी परेशानियां अलग तरीके की हैं। और ह्यूमन एरर की बात कहकर किसी निजीकरण को पूरी तरह से स्थापित करने की पूरी व्यवस्था को, ये अपने आप में उन कर्मचारियों के साथ अन्याय था। और शायद यही वजह है कि जिस तरह हम हालात देख रहे हैं और आगे आने वाली चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, क्योंकि अगर संगठन इस बात पर अड़िग हो गया है कि वो नीचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बात की जाए, वो पूरी तरह से काम ठप करेंगे पूरे प्रदेश में, तो बड़ी भयावह स्थिति वाकई खड़ी हो जाएगी कि उन सारी संस्थानों में लोगों के घर
लोगों के व्यापारिक संस्थान के अलावा अस्पताल भी इन्हीं सारी चीजों से जुड़े हैं, और अस्पतालों में भी कई सारी इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह बिजली पर टिकी होती हैं। अगर वहां कोई अभिषेक, मुख्य मांगे क्या है? आपकी बात हुई होगी संगठन के लोगों से, बिजली विभाग के कर्मचारियों से, उनकी मुख्य मांगे क्या है जिस पर वो समझौता करने को किसी तरह से तैयार नहीं है? अगर ये मांगे मानी जाएंगी तो हड़ताल वापस होगी, नहीं मानी जाएंगी तो हम ये हड़ताल आगे बढ़ेगी। क्या मुख्य मांगे हैं? बिल्कुल, मुख्य मांगों की बात अगर कहें हम तो निजीकरण को लेकर जो मसौदा तैयार किया गया था वो बिजली कर्मचारियों ने पहली मीटिंग में, यानी अगर पहले समझौते की बात या पहले शुरुआती दौर की बात की जाए तो प्राइमा फेसी उस बात को दरकिनार कर दिया था। उसमें मुख्य मांगे ये थी कि कहीं से भी बिजली कर्मचारियों के अधिकारों का हनन ना हो। जिस तरह से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका काम, उनका भत्ता, उनसे लिया जाने वाले काम का रेशियो वही होना चाहिए। जिस तरह से उनको बाकी सुविधाएं मिलती रही हैं या उनको जो देय भत्ते मिलते रहे वो वैसे ही मिले। लेकिन निश्चित तौर पर अगर प्राइवेट कंपनियां इसमें शामिल होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो परेशानी खड़ी करने वाली हैं कर्मचारियों के अधिकार में, और शायद यही वजह है कि इस बात पर ये प्रदर्शन पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दिशा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इस प्रदर्शन की। और फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यह है कि कल देर शाम जो वार्ता विफल हुई उसके पीछे भी बिजली विभाग के आला अधिकारी जो हैं, जिनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी है, हाथों में कमान है बिजली विभाग की, उनका एक अलग तरीके। अभिषेक, लखनऊ में क्या स्थिति है? ये खबर है कि विधायकों के घर में बिजली नहीं आ रही है, कई मंत्रियों के घर में अंधेरा छाया हुआ है, कई इलाके हैं जो अंधेरे में डूब गए हैं। इस स्थिति से बिजली विभाग कैसे निपटेगा? वही कर्मचारी हड़ताल पर है, लोग परेशान हैं, क्या इंतजाम है इसके लिए? अरे इस बात से निपटने की बात तो हम दरकिनार करें। अब पहले चतुर्श्रेणी कर्मचारी और संविदा कर्मचारी थे, अब ऑफिसर्स भी इस प्रदर्शन में साथ जुड़ गए हैं। यानी कि लोग शिकायत भी करेंगे तो किसको कर पाएंगे कि बिजली नहीं आ रही है। और हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, उप मुख्यमंत्री से लेकर कई ऐसे विधायक और मंत्री हैं जिनके घरों में बिजली कटी हुई है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली की परेशानियां हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं है शहर में या बिजली कर्मचारी की बात की जाए जो वहां पर जाकर उसे ठीक कर पाए, व्यवस्थित कर पाए। तो ये परेशानी आज राजधानी की है, तो कल ये पूरे प्रदेश में होती हुई नजर आएगी अगर ये रार नहीं थमी तो। और कहीं ना कहीं सरकार को खुद निकलकर सामने आना पड़ेगा इस सारी चीज बातचीत के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री बहुत संजीदा दिखे हैं जिस तरह से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आला अधिकारियों की टीम बनाई उन्होंने कि कहीं से बिजली कर्मचारियों जो बात है उनके साथ अन्याय ना हो, चतुर्श्रेणी संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय ना हो। लेकिन देखना होगा जो लिखित। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। को मिल रही हो तो मेरा एक प्रश्न है। जी। अभी जैसे कहा, कल भी ये खबर आई थी और अभी जो कर्मचारी नेता है, संविदा कर्मचारियों के नेता दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री चाह रहे हैं कि समझौता हो जाए। ऊर्जा मंत्री चाह रहे हैं कि भाई बिजली कर्मचारियों का हक न मारा जाए, लेकिन यूपीपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार नहीं तैयार है। ये कैसे संभव है? अभिषेक, ये संभव कैसे है? एक नौकर साहब मंत्री की बात क्यों नहीं मान रहा है? तो ये कैसे सर, जो वार्ता में हुआ है, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बताया है, जो उनके अकेले तो वार्ता करने गए नहीं, हमारे जितने भी जूनियर इंजीनियर संगठन, अफसर संगठन, जितने भी संगठन जब ये वार्ता करने जा रहे हैं, जो ऊर्जा मंत्री ने अपने शब्द कहे हैं, उसी को भी तो समझौता पत्र में शामिल किया गया था। सुनिए, अलग से तो समझौता पत्र लोगों ने बनाया नहीं। कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संभव कैसे है? क्या यही अचरज की बात है, यही अचरज की बात है। इस सवाल को अभिषेक से लेते हैं। अभिषेक राजधानी लखनऊ में इस वक्त। अभिषेक, अगर आपने सवाल सुना होगा तो जवाब दें। कहेगा अफसर नहीं सुनेगा उनकी बात, ऐसा कैसे संभव है? ये क्यों हो रहा? और दूसरा जो मसला ये है, अगर सरकार को इतना ही बिजली व्यवस्था का निजीकरण करना है तो 10-5 निजी पावर हाउस लगवा दे, तो निजी पावर हाउस लगवाकर बिजली का उत्पादन कराए। बिल्कुल। मैं आऊंगा दिनेश। अभिषेक, जो सवाल दुर्गेन जी ने पूछा, मैं एक बार फिर से उसको दोहरा दूं कि ऊर्जा मंत्री तो चीजों को लेकर तैयार है, लेकिन यूपीपीसीएल के अफसर जो है वो तैयार नहीं है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है? बिल्कुल, ये बात साफ है कि ऊर्जा मंत्री और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेशित था कि हड़ताल को खत्म कराया जाए। जो मांगे हैं, जो पूरी तरह से एक पैमाने पर सही हैं, उनको ठीक से माना जाए, उसके लिए आश्वस्त किया जाए। लेकिन यही एटीट्यूड अधिकारियों का, जो सरकार को हमेशा नुकसान पहुंचाता है,
वो इस मामले में सामने दिखा है कि उनका अपना कर्मचारियों के साथ जो भी रवैया रहता हो, लेकिन ऐसे मामलों में जो रवैया दिखाना चाहिए सौहार्दपूर्ण, वो देखने को नहीं मिला। और शायद यही वजह है कि कल वार्ता विफल हुई, जिसकी पूरी तरह वजह पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी थे, जिन्होंने न सिर्फ सिग्नेचर करने से बल्कि इसी मसौदे को लिखा पढ़ी में देने से भी इनकार कर दिया। और निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री तैयार हैं कि कर्मचारियों के अधिकार हक हकूक किसी तरह से भी उनका हनन ना हो। दुर्गेश जी, आपकी आवाज नहीं, एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। दुर्गेश जी, अपने सवाल को दोहरा दीजिए, आपकी आवाज अब तक नहीं आ पाई। आरिस, मेरा ये सवाल है कि जब ऊर्जा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भाई जायज मांगे मान लीजिए, समझौता कर लीजिए, बिजली को सुचारू रूप से चलाइए, मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा है, संवेदनशील है, तो ये अफसर क्यों नहीं मान रहे हैं? इसका मतलब कि क्या इन अफसरों की निजी कंपनियों से कोई अंडर द टेबल डील हो गई है? क्या ये नौकर साहब पैसा खा गए हैं निजी कंपनियों से? क्या ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं? अभिषेक क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी आरिस। अभिषेक, अब जब मंत्री की बात अफसर सुनने को तैयार नहीं है, कि अंडर द टेबल कोई डील हो गई है क्या, जिसकी वजह से ये अफसर जो है मंत्रियों की बात सुनने को तैयार नहीं है? या बिल्कुल, ये स्थिति कहीं कहीं और भी देखने को मिली है। आज बिजली विभाग इस तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, कर्मचारी आंदोलित नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी है अधिकारियों का, जो बंद कमरे में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ रहता है, और शायद वही आदत है उनको, और इस प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने वही रवैया इख्तियार करने की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि बात आज इस कदर बिगड़ चुकी है कि पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था खतरे में पड़ गई है, पूरे प्रदेश की इमरजेंसी सर्विसेज खतरे में पड़ जाएंगी अगर ये हड़ताल नहीं। ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश, आपको क्या लगता है, ये निजीकरण, गुणवत्ता बेहतर करने की को लेकर ये निजीकरण किया जा रहा है क्या, या फिर ये कोई डील वील है? जैसा कि कैस्को में पहले जो निजीकरण करने की जो बात आई थी सर, तो उसमें ऐसा है कि हम लोगों ने गुणवत्ता में सुधार करके कैस्को को प्रॉफिट में लाया है। कैस्को जो है इस समय प्रॉफिट का डिस्कॉम है। सरकार अपनी नीतियों से पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। ऊर्जा मंत्री कुछ कह रहे हैं, ऊर्जा सचिव कुछ कह रहे हैं। वार्ता में जब दोनों पक्ष सहमत हो गए थे, तो ये दुर्गेश जी की बात बिल्कुल सही है कि अगर ऊर्जा मंत्री कहें और ऊर्जा सचिव दस्तखत न करेंगे तो होना संभव नहीं है। लेकिन वहां पर यही हुआ है कि ऊर्जा मंत्री वार्ता के दौरान उठ करके मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के नेता 1.5-2 घंटे तक इंतजार करते रहे। दोबारा जब वो लौट कर आए टेबल पर, फिर वार्ता शुरू हुई। वार्ता शुरू होने के बाद पता नहीं वो वहां से माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा और ऊर्जा मंत्री जी ने क्या कहा, और वो आकर के उसके बाद ऊर्जा मंत्री जी जैसे गए हैं, सिग्नेचर ना उनके हो पाए हैं और ना ऊर्जा सचिव के हो पाए हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वार्ता की टेबल पर ऊर्जा मंत्री जी जो कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की जो मांग थी उसमें सहमत थे, लेकिन ऊर्जा सचिव के एटीट्यूड, जैसा कि अभिषेक जी ने कहा कि बिल्कुल एटीट्यूड के कारण ही ये वार्ता विफल हुई है। दिनेश, अब जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं सड़कों पर विद्युत कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी भी जो है, आपने कहा कि 6 बजे के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर मांगों को नहीं माना गया तो अब अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? अगर मांगों को नहीं माना गया तो जैसा संयुक्त संघर्ष समिति अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोगों को बाध्य होना पड़ेगा, और फिर इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार ही होंगे। दुर्गेश जी, फाइनल कमेंट सर, क्या कहेंगे? देखिए, जो मुझे ये लगता है आरिस कि ये पूरा प्रकरण बहुत संवेदनशील है, और 15 लाख विद्युत कर्मचारी, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी विद्युत विभाग को दे दी। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन न देखी, रात न देखी, 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर पर खंबे पर चढ़कर ये बिजली ठीक करते रहे, हमें आपको ठंडे कमरों में सोने की व्यवस्था करते रहे। आज जिंदगी की इस पड़ाव में जब ये खड़े हुए हैं, तो क्या इनको एक दूध में मक्खी की तरह हम निकाल कर फेंक देंगे? ये सवाल, इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए। और जब
किसको फायदे में हो सकता है, लेस्को जो लेसा है जो लखनऊ का वो है वो फायदे में हो सकता है, तो यही कर्मचारी तो फायदे में लेकर आए। तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन में या केवल वसूली में आप तथाकथित लाइन लॉस बचाने के लिए ये निजी कंपनी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अगर वास्तव में ऊर्जा मंत्री जी का मन साफ है और मुख्यमंत्री जी ने बेहद संवेदनशीलता इस मसले को लिया है, क्योंकि लिया है, ऊर्जा मंत्री जी का अगर मन साफ है, अगर वो कोई दो बातें नहीं कर रहे हैं, दो तरीके की बातें अगर वो नहीं कर रहे हैं, कर्मचारियों से कुछ और अफसरों से कुछ, तो मुझे लगता है ऐसी कोई ताकत नहीं है कि कर्मचारियों के हितों में फैसला लेने से उन्हें कोई रोके। मैं एक बार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को, शासन को और सरकार को आगाह कर रहा हूँ इस मंच से, जैसा मैंने अभी हमने और आपने 3 दिन पहले आगाह किया था हाथरस के मसले पर कि ये जाति दंगे भड़काने की साजिश है। शायद हम देश का पहला ऐसा चैनल थे जो बात उस 3 दिन पहले हमने कही थी, आज सारे लोग वही बात कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही बात कही। आज मैं फिर इस बात को लेकर आगाह कर रहा हूँ कि इन कर्मचारियों की समस्याओं को अविलंब तुरंत संवेदनशील तरीके से सुनिए। अफसरों की हठ धर्मिता नहीं चलनी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करे और यह भी सुनिश्चित करे कि मंत्री मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ही अफसर काम करें। ऐसा तो नहीं है, इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए कि कहीं प्राइवेट कंपनियों से, निजी कंपनियों से या यूपीपीसीएल के या अन्य जो ऊर्जा विभाग के जो बड़े अफसर हैं उनकी अंडर द टेबल कोई डील तो नहीं हो गई। इस बात की भी जांच करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि कर्मचारी भी बहुत संवेदनशीलता के तरीके से आगे बढ़ेंगे इस मसले पर, क्योंकि जनता का सवाल है, कहीं कोविड काल है, कोरोना का काल है, बीमारों को क्षति ना पहुंचे, लोगों को इलाज मिले, बिजली जैसा अभिषेक ने कहा हर जगह इस समय जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार भी संवेदनशील होगी और कर्मचारी और जो अधिकारी हैं जो हड़ताल में शामिल हो गए हैं, संविदा कर्मचारी, इनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सब 4 कदम आगे बढ़कर बिजली विभाग को बचा लीजिए, क्योंकि ये आपका विभाग है, अपना विभाग है। बेशक 4 कदम आगे बढ़ के बिजली विभाग को बचाने की जरूरत है। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीर आपके सामने है, एक तरफ सड़क पर विद्युत कर्मचारी हैं, दूसरी तरफ जो अफसर है वो मानने को तैयार नहीं है। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब के बीच लोग परेशान हैं। सुबह बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।